कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ हमारे पैनल शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चिश्ती साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। ईरान मुज़ाकरात और ये सब बाद में आएंगे। ये इंडिया का कौन सा तैयारा था और आखिर इन्हीं के तेजस को मसला होता है, इन्हीं की मिग 21 को मसला होता है और अब दोबारा चाइना के सरहद के करीब जो है वो ये गिरकर तैयारा तबाह हो गया है। तो इस हवाले से हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया फिजा और भट्ट साहब आपने इनवाइट किया है। देखिए मैं तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत डिफेंड करता रहा हूँ थ्रू आउट और कहता हूँ कि बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। वो ऐसा हादसा कर देते हैं तो फिर आप मुझे बुला लेते हैं कि बताएं इसका क्या हुआ है जहाज़ का। ये तो बहुत जल्दी है कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर क्या हुआ है, लेकिन ये जो जहाज़ है ये तकरीबन 1975 में ये सोवियत यूनियन जब होता था, रशिया से पहले जब एक यूनाइटेड सोवियत होता था, तो उस ज़माने का ये जहाज़ है। आज तक तकरीबन 370 के करीब जहाज़ बनाए गए हैं इसके, और अभी भी सर्विस में ओवरऑल ग्लोबली तकरीबन 240 जहाज़ मौजूद हैं। ये 2 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट जहाज़ है जो कार्गो भी कैरी करता है, ट्रुप्स भी कैरी करता है। एवरेज कार्गो इसका है तकरीबन 7 टन के करीब, 6.5 से 7 टन, बाज़ दफ़ा 7.5 भी, डिपेंड किस तरह कन्फिग्रेशन है। या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो फिर कम लोड ले जाना पड़ता है क्योंकि हवा ज़रा थिन होती है। तकरीबन 40 से 50 ट्रुप्स भी ले जा सकता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी कैरी कर सकता है। हिंदुस्तान की तो ये बैकबोन रहा है, ऑलमोस्ट 80 से इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हैरान होंगे कि इनके पास 125 ये जहाज़ इन्होंने ऑर्डर किया था, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 80 से लेके अब तक पिछले तकरीबन 40 सालों में हिंदुस्तान ने 25 जहाज़ लूज़ किए हैं, यानी एक्सीडेंट्स मुख्तलिफ और क्रैशेज इनके जो हुए हैं ये 25 लॉस हुए हैं। और अभी भी तकरीबन 100 के करीब इंडियन एयरफोर्स इन जहाज़ों को उड़ा रही है। इसके बावजूद कि ये बहुत पुराना जहाज़ है, ये अभी भी इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट और कार्गो और एमिनेशन सप्लाई के लिए बड़ा कारगर है। और इसको कहा जाता है कि ये हॉट एंड हाई वेदर के लिए बहुत फिट है। हॉट एंड हाई का मतलब ये है कि एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर्स में भी, डेजर्ट एरिया में भी, और जो आप जिधर इशारा कर रही हैं चाइना के बॉर्डर के करीब और लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश इनकी जो नॉर्दर्न बेसेस हैं वहाँ के लिए भी बहुत इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाज़ है। लेकिन इसकी डिटेल अभी आएगी तो फिर मैं शेयर करूंगा कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। काबिल एहतराम खालिद भाई, बात भारत की चल गई है, आगे जाके ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। तो सादा से मेरे नाजरीन जो है वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई ताकत का जो कंपैरिजन करते हैं, यानी भारत के पास फ्रांसीसी राफेल और जनाब Su-30 है, अब वो 5th जनरेशन तैयारों की बात कर रहे हैं। तो जानना आपसे किबला ये चाहता हूँ कि दिन दिहाड़े इनका मैक 21 अभिनंदन वाली चाय वाली बात, वो सारी बातें हमें पता है। बात ये है कागज़ों के ऊपर इनके पास जो तादाद है ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये राज क्या है कि भारतीय एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में है, लेकिन जब पाकिस्तान के सामने आती है तो इनका टेक्नोलॉजी जवाब दे जाता है। क्यों जवाब दे जाता है एयर कमोडोर साहब, मामला क्या है इनमें? देखिए भट्ट साहब, कई दफ़ा पहले भी बात हुई और ख़ास तौर पर जून, आपको याद है मई जून 2000 पिछला जो वाक़या हुआ था उसके बाद तकरीबन हमें साल हो गया इस पर बात करते हुए। मैं ऑल्दो अभी भी कहता हूं कि प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन ज़ाहिर है जब गलतियां कोई एयरफोर्स कोई भी करे तो उसकी पेनल्टी तो होती है और उसकी आपको सज़ा भुगतनी होती है, चाहे वो जंग के दौरान हो या अमन के दौरान हो। पीस टाइम में आपने जब तैयारी अच्छी करनी होती है तो वो जंग में फिर आपकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंडेंट होती है। जब मैं कैडेट भर्ती हुआ एयरफोर्स में तो हमारी एकेडमी में एक बड़ा सारा एक स्लोगन कह लें या एक कोटेशन लिखी हुई थी, मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा हुआ था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जिसका मतलब है कि आप अमन में ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो जंग में फिर खून कम बहाएंगे। तो ये मुझे उस वक्त का अंदाज़ा है कि, और हमें पाक फ़िज़ाइया को भी अंदाज़ा है, और हमें तमाम जितने हमारे क्रू होता है, चाहे वो पायलट्स हों, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, ग्राउंड क्रू, सिविलियन, तमाम को ये पता होता है कि हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है। इसीलिए हम कई दफ़ा पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि हम अपनी स्किल से उसको कंपनसेट करते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल गैप है अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेनिंग से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आजकल कोई ऑफेंसिव ऐसा नहीं किया, हेजेमोनिक डिज़ाइन हमारा नहीं है, कोई रीजनल डोमिनेंस हम नहीं करना चाहते। तो हमने तो डिफेंड करना है। जब आप डिफेंड करते हैं तो इसका मतलब है हमें एग्जिस्टेशनल थ्रेट जब भी होगी, हमारे सर्वाइवल को कोई थ्रेट होगी, आने वाली नस्ल को कोई थ्रेट होगी, तो हम हिट बैक करेंगे। और हमारा वही एक जैसे मोटो है कि अगर आप जितनी तैयारी हम पीस टाइम में करते हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ी एयरफोर्स है, उनके पास बड़े मॉडर्न जहाज़ भी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर आप पेपर पे देखें तो उनके वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग राफेल है, Su-30 है, मिराज 2000 है, MiG-29 है। तो ये तमाम जहाज़ बड़े पोटेंट है स्टैंड अलोन।
लेकिन आपने स्टैंड लोन जहाज़ों को नहीं लड़वाना होता। इट्स लाइक ए फुटबॉल में अक्सर मिसाल देता हूँ कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 ले आए, लेकिन अगर आपके उनके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होगी, उनके अंदर मल्टी डोमेन सिनेरियो में फाइट करने की काबिलियत नहीं होगी, तो फिर जाहिर है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जहाज़ लेना एक और चीज़ होती है, उनको इंटीग्रेट करना, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने ओवर 78 ईयर्स भी हमने देखा, और पर्टिकुलरली 4 सालों में हमारी जो इंटीग्रेशन 4.5 सालों में हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है, और वही एक फ़र्क नुमाया है हमारा उनके तरफ। जिश्ती साहब, यूजुअली ऐसा होता है कि हमने देखा है जैसे डॉग फाइट का एक कल्चर, मतलब नॉट कल्चर, मतलब यूजुअली एयरफोर्स के अंदर या फाइट में यही होता है जो फिजा के अंदर जहाज़ों की होती है। फिर जैमिंग वाला सिस्टम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये सब है। लेकिन आप इस चीज़ को मतलब हमसे ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि ईरान की फ़िज़ाइया बहुत पुरानी है, उनके पास लेटेस्ट SU-30 या F-35 या J-50, मतलब ऐसा कोई जहाज़ मौजूद नहीं है, बट स्टिल वो रेजिस्ट करके बैठे हैं। अमेरिका और इसराइल इन दोनों को मतलब पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो ये जो मगरबी मीडिया में इसको देख रही थी, उन्होंने कहा कि अब एयरफोर्स और लड़ाई के तौर तरीके बहुत बदल चुके हैं। तो क्या अगर नेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा इस किस्म की कोई लड़ाई या कोई ऐसा होता है, तो आपको लगता है कि जैसे हमने पहले इनके राफेल गिरा दिए थे, अब राफेल वाली लड़ाई नहीं होगी, अब हमारी भी ड्रोन्स और मिसाइल्स वाली ही लड़ाई होगी? फिजा ड्रोन्स की तो लड़ाई अभी भी हुई है। देखिए, मैं जो राफेल है वो तो एक सिंबल है, आपकी माइट है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ी एयरफोर्स है, उनका आना थी, और ऑब्वियसली उनकी मैजेस्टिक का जहाज है, इसमें तो अभी भी कोई शक नहीं। मैंने तो कभी भी उसको जहाज को बुरा नहीं कहा। वन ऑफ द टॉप दुनिया के इस वक्त जहाज़ों में राफेल अभी भी है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो फिर आप गलतियां करेंगे, और जब आप गलतियां करेंगे तो आप गलतियां पीस टाइम में करते हैं। आपको याद होगा, मैं कई दफ़ा आपके चैनल पे भी कह चुका हूं कि अनिल चौहान साहब जो अभी रिटायर हुए हैं रिसेंटली में CDS, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने 6 तारीख को गलतियां की, 6-7 दरमियानी रात, फिर हमने ग्राउंड किया, फिर अपने टैक्टिक्स इंप्रूव किए, और फिर कम बैक किया। आप जंग में कैसे कम बैक कर सकते हैं? मैं आज तक इंडियन एयरफोर्स से पूछता हूं, मुझे जवाब किसी ने नहीं दिया कि जंग में कैसे आप ट्रेनिंग ठीक करते हैं, अपनी गलतियां दूर करते हैं। तो ये आने वाली जंगें, जो ड्रोन आप इशारा कर रही हैं, अभी भी जो 10 तारीख को हमने जो टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 50% उसमें से अनमैन्ड और ड्रोन यूज हुए थे पाक फिजाइया की तरफ से, जिसका मतलब ये मैं अखज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने कमांड संभालते ही कोई 4.5 साल में ये सोच लिया था कि आने वाली जंगें मैंड नहीं होंगी, इकोनॉमिक आपने करनी होगी, हैवीली डिपेंडेंट होंगी टेक्नोलॉजी पर, आपने आउटबीट करना होगा उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को थ्रू साइबर एयर कमांड, आपने सैटेलाइट को इनकॉर्पोरेट करना होगा ताकि आप दुश्मन की एक एक जहाज की और मूवमेंट की खबर रखें। तो ये वो डॉग फाइट जो MM आलम साहब के ज़माने में या किसी और के ज़माने में होती थी, वो उस वक्त रेलिवेंट थी। अभी आपने जितनी ज़्यादा अपने पास ओरिएंटेशन रखेंगे और जितनी ज़्यादा दुश्मन को डिसओरिएंटेट करेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करा देंगे उसके वेपन सिस्टम में, उतनी ही फेवर आपकी तरफ चली जाएगी। आने वाली जंगें हैवीली डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और जैसे हैवीली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी है, जैसे फ्रीक्वेंसीज रीड कर लेना या आपके कोड्स को हैक कर लेना, या फिर जैसे पहले हमने देखा था कि हम लोगों ने जिस तरीके से चैनल्स को हैक कर लिया था, उनके सिस्टम को हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे निज़ाम को हैक कर लिया। सो ये सिर्फ एयरफोर्स की बात सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स तक नहीं है। आई बिलीव सो कि बाकायदा पूरी जो एक नई फोर्स तैयार होगी जो कि हमारी ये एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेगी, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी फोर्स। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और जो पाक फिजाइया ने बनाई है उसका नाम है पाकिस्तान साइबर कमांड, जिसका मतलब है कि वो पाकिस्तान में हर वो साइबर का काम करेगी, चाहे वो किसी दूसरी सर्विस को सपोर्ट करना हो, पाकिस्तान के डिफेंसिव मैकेनिज्म को अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, या कहीं ऑफेंस करना हो, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि हमने उनके बिजली घर नॉकआउट किए, ट्रेन सिस्टम को इंटरफेयर कर दिया, उसके बाद जैमिंग कर दी, ग्रिड स्टेशन, वेबसाइट्स लाखों हैक करके डाटा डिलीट कर दिया। तो ये आने वाली जंगें आपने स्टील वर्सेस स्टील, जेट वर्सेस जेट, सबमरीन वर्सेस सबमरीन, टैंक वर्सेस टैंक नहीं होनी, स्टैंड अलोन नंबर से भी नहीं होनी। ये वो जंग जीतेगा आने वाले वक्तों में जो दुश्मन के लिए जंग महंगी करेगा और अपने लिए जंग सस्ती रखेगा, दुश्मन के लिए पेन बढ़ाएगा, अपने लिए पेन कम से कम करेगा। तो ये पेन का मुकाबला है, इन्फ्लिक्ट कितना करना है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट कितनी इंपोज करनी है आपने, इसकी जंग होगी। आने वाले जंगों में जैसे मैंने कहा कि नंबर की गेम आउट होती जा रही है, जो ज्यादा फोर्सी करेगा आने वाली टेक्नोलॉजी को जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट करेगा अपने सिस्टम पे, अपने लोगों को ट्रेन पीस टाइम में करेगा, उसकी तरफ पलड़ा भारी होगा डेफिनेटली। और इंशाल्लाह खालिद भाई, आपने आने वाली जंगों का जिक्र किया, तो हमने ये हालिया जंग
ईरान अमेरिका की जो देखी तो उसमें हज़ारों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने तो अमेरिका और इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईरान ने जो साबित किया है कि महंगे फाइटर जेट्स जो है उनके बगैर भी जंगें लड़ी जा सकती हैं और जीती जा सकती है, तो पाकिस्तान इससे क्या सबक सीख रहा है खालिद भाई? दोनों का व्हाट्सएप सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल मैं उसको बड़ा स्टडी करता रहा हूँ क्लोजली ईरान के सिस्टम को। देखिए, ईरान की एक लिमिटेशन है कि वो पोटेंट हाई परफॉर्मेंस जेट रख नहीं सकते का मतलब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं रख सकता। वो इसकी वजह ये है कि फाइटर जेट या तो इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डिफेंस के लिए ब्रॉड अगर दो कैटेगरीज करें, एक सेल्फ डिफेंस के लिए याद होता है और एक ऑफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सेल्फ डिफेंस में हमने देखा कि इन्होंने तमाम इनके रेडार जैम कर दिए थे, नॉकआउट कर दी थी, फ्रीक्वेंसीज अमेरिका ने ब्लॉक कर दी थी। जब वो कर देंगे तो फाइटर जहाज कैसे इंटरसेप्ट करेगा? जब तक उसको रेडार की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो जाता है। ऑफेंस किसके खिलाफ करना है? उसने जो क्लोजेस्ट उसको ऑफेंस करना है वो इजराइल के खिलाफ करना है ईरान ने। उसको जाने के लिए बीच में सीरिया आ सकता है, जॉर्डन आ सकता है, इराक आ सकता है। इन मुल्कों में मोस्टली हमने देखा अमेरिकन डोमिनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो गुजरने कौन देगा इन मुल्कों के ऊपर से उनको? जब वो गुजरने नहीं देगा, अगर गुजरने दे भी या किसी तरह रिसीव कर दे तो उनको एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर चाहिए। वो टैंकर कहाँ पे रस्ते में उनको देगा? अमेरिका का तो सारी फैसिलिटीज ये बेसिस देते रहे हैं, तमाम बेसिस जो मुल्क हैं हवाई अड्डे देते रहे। तो ईरान को तो ये सपोर्ट ऑफेंस के लिए भी नहीं मिलनी और डिफेंस के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका सिनेरियो डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हमने किसी बॉर्डर के ऊपर क्रॉस नहीं करना, हमने हवा में कंटेस्ट करना है। और ऑब्वियसली आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बट साहब ये है कि इंडिया के पास अभी भी 900 के करीब जहाज हैं। हमने 8 गिराए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स क्रिपल हो गई है। जब आप ये नुकसान उठाते हैं कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं या दुश्मन उठाता है, तो आप विल टू फाइट को हिट करते हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं, उसकी प्लानिंग में इंट्रूड कर जाते हैं और एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन डाल देते हैं उसके ज़हन में कि तुम आज जहाज जाओगे या भेजोगे तो फिर वापस नहीं कुछ लैंड करेंगे। एक्चुअली ये होता है, नंबर नहीं आजकल गेम रह गई। एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन या जो आप कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं विल टू फाइट का, वो बड़ी मैटर करती है जंग के अंदर। चिश्ती साहब, अभी जो ईरान और अमेरिका की, मैं चाहूंगी कि इसको भी अगर आप समराइज कर सकें। ओवरऑल मुज़ाकरात होते, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जब शेयर किया ये मैसेज एक्स पर, तो यही लगा कि जैसे मुज़ाकरात के बहुत करीब है एक बार फिर से और सब कुछ हो चुका है, फुल एंड फाइनल हो चुका है, लेकिन अगेन देयर इज नो प्रोग्रेस। तो ये कोई इरादा किसी जानिब से, दोनों ममालिक में से है किसी का कि हम मुज़ाकरात कर लें? जी, इरादा बिल्कुल है और मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट कंसेंसस भी है। सिर्फ ऑप्टिक्स की जंग हो रही है, नैरेटिव की जंग हो रही है, परसेप्शन की जंग हो रही है। वो ये कि जब आप एक क्लियरली बोला है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डील, मैं नहीं बनूंगा, ना सालिस बनूंगा ना बीच में फरीक बनूंगा। दैट मींस कि वो अभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे तो उसी पे डाउट है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। वो शो स्पॉयलर्स भी होते हैं और जाहिर है कोई अब सबसे ज्यादा एक्चुअली फर्क यहाँ पे आ रहा है कि इजराइल जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था वो तो बिल्कुल नहीं हासिल हुए ईरान के खिलाफ। वो तो रजीम चेंज भी चाहता था, वो न्यूक्लियर रिचमेंट भी खत्म करना चाहता था, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी कब्जा करना चाहता था, वो तो हुआ नहीं कुछ। तो जब नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी का पता लग चुका है। उनको आई एम श्योर 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं, वो बताती होंगी कि आपकी कैपेसिटी जरूर है लेकिन टेक होम फिर भी कुछ नहीं होगा। खुदा न खासा 40 दिन और भी जंग कर लेंगे तो आपको इसी तरह इसी स्कोर पे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो आई थिंक मुज़ाकरात करना एक अपनी जगह है, जिसका आप इशारा कर रही हैं कि झड़पें की हो रही हैं और भट्ट साहब भी कह रहे थे कि लड़ाइयाँ अभी भी जारी हैं। वो होती है कि ये मुज़ाकरात में नेगोशिएशन स्किल में पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। मैंने भी कई दफ़ा पढ़ाया कि जब आप नेगोशिएट करते हैं तो फिर आप ये हमेशा के लिए एक इंप्रेशन देना चाहते हैं ड्यूरिंग दोज नेगोशिएशंस कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहा। अब रियलिटी तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो नहीं हासिल कर सके जो वो करना चाहते थे, तो वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा एक दिन कहते हैं हो रहे हैं मुज़ाकरात, साइन हो रहे हैं अगले दिन। वो इसलिए आई थिंक एक कामयाबी मैं ऑन द लाइटर नोट आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने हर तरफ से डिफरेंट किया, लेकिन उन्होंने मीडिया और स्टॉक एक्सचेंज और मार्केटें और इनको हाइप नहीं क्रिएट होने दी। रोजाना की बुनियाद पर वो रेट्स और शेयर्स गिरा देते हैं और अगले दिन उठा देते हैं और फिर अगले दिन गिरा देते हैं। तो ये कामयाबी से उन्होंने मेरे ख्याल में मेंटेन किया कि दुनिया को एक सुपर एंग्जाइटी में नहीं जाने दिया, क्योंकि रोज एक उम्मीद करते हैं, रोज तोड़ देते हैं।